स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हुई और इस वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूएसए को अलास्का की सेल को इनवैलिड घोषित किया है। ये दावा 21 जनवरी 2024 को ESSAnews.com द्वारा पब्लिश्ड एक आर्टिकल के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं इस आर्टिकल का टाइटल था पुतिन स्ट्रोक टेंशंस विद द यूएस डिक्लेयर्स 1867 सेल ऑफ अलास्का इलीगल। रशियन स्टेट मीडिया TSS ने बताया कि प्रेसिडेंट पुतिन ने लास्ट वीक रशियन एम्पायर और USSR के पूर्व क्षेत्रों सहित विदेशों में रशियन एसेट्स के रिसर्च के लिए फंड्स इशू करने के लिए एक नए डिक्री पर साइन किया। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच आए इस ऑर्डर में विशेष रूप से अलास्का को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन कई डिफेंस बेस्ड मीडिया पेजेस ने तर्क दिया कि पुतिन इस आदेश का इस्तेमाल ये घोषित करने के लिए कर रहे थे कि 1867 में रशिया द्वारा अमेरिका को अंतिम सीमांत राज्य की बिक्री अवैध है। दोस्तों, इस खबर ने सोशल मीडिया पर बहुत हाइप हासिल की। आप देख सकते हैं कि ट्विटर पर एक यूक्रेनियन यूजर इगोर सुशको ने लिखा कि पुतिन ने 1867 में यूएसए को अलास्का की बिक्री को अवैध बताते हुए एक आदेश पर साइन किए हैं। साथ ही एक और यूजर ने लिखा है कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने यूएसए को अलास्का की बिक्री को इलीगल बनाने वाली एक डिक्री पर साइन किए हैं और इस रीजन पर जल्द ही उनका कब्जा हो जाएगा। देखा जाए तो इसमें यह भी सामने आया है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी सरकार को विदेश में देश की रियल एस्टेट की जांच करने का आदेश दिया है। जल्द ये खबर उड़ते उड़ते यूएस तक भी पहुंची और जब यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट से इस पर टिप्पणी मांगी गई तो उन्होंने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अलास्का हमेशा अमेरिका के ही हाथों में रहेगा। हालांकि बाद में कंफर्म हो गया कि ये न्यूज एक फेक न्यूज थी, लेकिन ये डेवलपमेंट हमारे दिमाग में बहुत से सवाल खड़े करती है, जिसमें सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर अलास्का रशिया का हिस्सा कब और कैसे बना, और दूसरा सवाल यह है कि रशिया को इस प्राकृतिक संसाधनों से भरे अलास्का को बेचने की जरूरत क्यों पड़ी। आज के अपने इस वीडियो में हम इस टॉपिक के इन्हीं पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी मेंस जीएस पेपर फर्स्ट के वर्ल्ड हिस्ट्री और जीएस पेपर 2 के IR सेक्शन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक इसकी शुरुआत 1725 में हुई। आप देख सकते हैं कि उस टाइम का रशिया आज के रशिया के साइज का एक बहुत छोटा फ्रैक्शन हुआ करता था। फिर ऐसे में 16th सेंचुरी में उसको नए रीजन्स एक्सप्लोर करने की तलब लग गई। देखा जाए तो तत्कालीन रशियन एम्परर पीटर द ग्रेट ने जब रशिया की फर्स्ट नेवी को स्टैब्लिश किया तो उनकी तलब और ज्यादा बढ़ गई। वो ये एक्सप्लोर करना चाहते थे कि एशियन कॉन्टिनेंट फार ईस्ट में कहां तक एक्सपेंड होता है। फिर इसी के चलते अर्ली 18th सेंचुरी में उन्होंने रशिया से 2 एक्सप्लोरेशन मिशन सेंड किए। ये दोनों ही साइबेरियन सिटी ऑफ ओखोत्स्क से शुरू हुए। दोस्तों, रशियन एम्परर पीटर द ग्रेट ने वाइटस बेरिंग को अलास्का की कोस्ट पर एक एक्सपेडिशन के लिए भेजा। 1741 में वाइटस बेरिंग ने बेरिंग स्ट्रेट को पार किया और यहाँ से वो अलास्का पहुंचे, जिसके बाद वो अलास्का की कोस्ट के पास माउंट सेंट एलियास और याकुतत तक पहुंचे। लेकिन दिसंबर 1741 में ही स्कर्वी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसी बीच उनके क्रू को एल्यूशन आइलैंड्स के पास एक खजाना हाथ लगा। देखिए, असल में हुआ यूं कि इस आइलैंड के पास उनके क्रू को सैकड़ों सी ऑटर्स, फॉक्सेस और फर सील्स दिखाई दिए और ये डिस्कवरी उनके लिए इस एडवर्स जर्नी में एक सिल्वर लाइनिंग बन गई। बस फिर क्या था, 1799 में रशियन एम्परर द्वारा रशियन अमेरिकन कंपनी को यहाँ पर आकर के फर ट्रैपिंग करने का चार्टर दे दिया गया। हालांकि इसके बाद भी यहाँ कोई कॉलोनी स्टैब्लिश नहीं की गई, लेकिन रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने यहाँ पर कुछ चर्चेज जरूर स्टैब्लिश कर दिए और लोकल्स को एनलाइटन करने के लिए यहाँ रशियन मिशनरीज भेजे जाने लगे। जिसके बाद यहाँ लगभग 700 रशियंस ने आकर अपनी कंट्री की सोवेनिटी को स्टैब्लिश किया और तभी से इसको रशियन अमेरिका कहा जाने लगा। जल्द ही रशिया ने डिस्कवर किया कि रीजन नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है, साथ ही यहाँ पर बहुत कम इनहेबिटेंट्स मौजूद हैं। हालांकि अलास्का पर रशिया के पोजीशन ने उसको नॉर्थ अमेरिका में एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड प्रोवाइड कर दिया, लेकिन जल्द ही रशिया को यह रियलाइज हो गया कि इस रीजन के एनॉर्मस एरिया को सिक्योर और मैनेज करना रशिया के लिए एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होने वाला है और ऊपर से इसकी रिमोट लोकेशन के चलते यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ही मुश्किल था। साथ ही अलास्का के साथ लैंड कम्युनिकेशन रशिया के लिए सबसे ह्यूज प्रॉब्लम था। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है।
दोस्तों प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हालांकि अलास्का के पास नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार थी, लेकिन इसका असली इकोनॉमिक पोटेंशियल 19th सेंचुरी से पहले सामने नहीं आ सका। आज के विपरीत उस टाइम अलास्का का क्लाइमेट भी बहुत डेडली था। साथ ही इसी दौरान यूएस अपना वेस्टवर्ड एक्सपेंशन कर रहा था, जिसकी वजह से अमेरिकन्स एंड रशियन एक्सप्लोरर्स और ट्रेडर्स के बीच राइवलरी बढ़ने लगी। लेकिन रशिया के पास उस टाइम ना तो एनफ मैन पावर थी और ना ही इतने फंड्स मौजूद थे कि वो अलास्का में अपनी मेजर सेटलमेंट या मिलिट्री बेसिस को सपोर्ट कर पाए। साथ ही अलास्का के हार्श क्लाइमेट के चलते वहां पर फूड ग्रो करना भी नामुमकिन सा हो गया था, जिसके चलते 1812 में रूसियों ने अमेरिका के पश्चिमी तट पर फोर्ट रॉस में एक शॉप और ट्रेडिंग स्पॉट स्थापित किया। लेकिन इसी बीच इन सभी एक्सप्लोरेशंस को हैंडल करने वाली फर्म रशियन अमेरिकन कंपनी बैंकरप्ट हो गई। जब रशियन डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिकन एक्सप्लोरेशन यहाँ पर फेल हुआ, रशिया अलास्का में अपने सेटलमेंट्स के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर चिंतित हो गया। साथ ही यहाँ सी ऑटर पॉपुलेशन का डिक्लाइन इस कॉलोनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर रहा था। फिर इसके बाद 1853 से 1856 तक लड़े गए क्रीमिया वॉर ने इस केस के ताबूत में अंतिम कील का काम किया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस वॉर में रशिया ऑटोमन एम्पायर के एक अलायंस के आगे हार गया था। वॉर टाइम ने उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत धक्का दिया था। साथ ही इस वॉर में उसके 12,000 लोग मारे गए थे और इन्हीं सब के चलते उसने अलास्का को बेचने का फैसला कर लिया। दोस्तों इन सब के बीच आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर उस दौर में यूएस और रशिया का ये अनकन्वेंशनल अलायंस बना कैसे। देखिए इसकी असल वजह थी 1800s में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति कॉमन राइवलरी जो रशिया और यूएसए को एक साथ ला रही थी। वहीं दूसरी ओर क्रीमियन वॉर के चलते रशिया और ब्रिटेन के रिलेशंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो चुके थे और रशिया के लिए पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में ब्रिटिश एम्पायर के साथ टेंशंस बढ़ने के चांसेस बहुत हाई होते जा रहे थे। दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यही वजह थी कि रशिया ने अलास्का के सौदे के लिए यूएसए से संपर्क किया। साथ ही पूरे क्रीमियन वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स न्यूट्रल रहा और ऐसा लग रहा था मानो यूएस लेट 19th सेंचुरी में रशिया के अलेक्जेंडर सेकंड की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपनी टाइज को स्ट्रेंथन करना चाहता है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना था कि अलास्का की सेल से इन दोनों देशों के रिलेशंस बेहतर हो सकें। दोस्तों इसके चलते अमेरिकन सिविल वॉर के बाद वाशिंगटन के स्थिर होने के तुरंत बाद रशिया और अमेरिका के बीच अलास्का सौदे पर बातचीत शुरू हुई। रूस ने प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम अलास्का भेजी और उन्होंने अनुमान लगाया कि इसकी लागत $10 मिलियन होगी। लेकिन रशिया को अलास्का को $7.2 मिलियन की मामूली कीमत पर अमेरिका को बेचना पड़ा था। लेकिन अब अलास्का की अनुमानित GDP लगभग $50 बिलियन आंकी गई है। देखा जाए तो अलास्का को ना बेचने की सलाह दिए जाने के बावजूद भी रशिया ने अमेरिका को उस कीमत के बारे में सूचित किया जो वो चाहता था। लेकिन बातचीत के बाद डील की कीमत $7.2 मिलियन तय हुई। 15 अप्रैल 1865 को वार्ता के दौरान ही अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो गई और जब एंड्रयू जॉनसन नए राष्ट्रपति चुने गए तो उन्होंने अलास्का समझौते की जिम्मेदारी संभाली। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक रशिया ने पहली बार अलास्का को बेचने का प्रपोजल 1859 में रखा था, लेकिन यूएस के सिविल वॉर के चलते तब ये डील डिले हो गई। खैर बाद में स्टीवर्ड और यूएसए के रूसी मंत्री एडोर्डर डी स्टोइकल ने एक समझौता किया कि अमेरिका रशिया को $7.2 मिलियन का भुगतान करेगा। फिर अमेरिकी सीनेट ने 9 अप्रैल 1867 को समझौते को मंजूरी दे दी और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने मई 1867 को अलास्का परचेज ट्रीटी या फिर ट्रीटी ऑफ सेशन पे हस्ताक्षर किए। यूएस के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम एच सेवार्ड इस अलास्का परचेज के पीछे की ड्राइविंग फोर्स थे। आप देखेंगे तो उनके विजन में अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स के फ्यूचर के लिए एक बेहद ही वाइटल एडिशन था। मार्च 18, 1848 को लिखे एक लेटर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेवार्ड ने कहा कि आवर पॉपुलेशन इज डेस्टिनेटेड टू रोल रेजिस्टलेस वेव्स टू द आइस बैरियर्स ऑफ द नॉर्थ एंड टू एनकाउंटर ओरिएंटल सिविलाइजेशन ऑफ द शोर्स ऑफ द पैसिफिक। दोस्तों अलास्का में अमेरिकियों ने सोने, फर और मत्स्य पालन के साथ ही साथ चीन और जापान के साथ अधिक व्यापार की संभावना देखी।
अमेरिकियों को चिंता थी कि इंग्लैंड इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति स्थापित करने की कोशिश कर सकता है और अलास्का का अधिग्रहण ऐसा माना जाता था कि अमेरिका को एक प्रशांत शक्ति बनने में मदद करेगा। और कुल मिलाकर के सरकार प्रकट नियत यानी कि मैनिफेस्ट डेस्टिनी के तत्कालीन लोकप्रिय विचार द्वारा समर्थित एक विस्तारवादी मोड में थी। खैर, इस ट्रीटी के साथ उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में प्रशांत तट पर रशिया का विस्तार रुक गया। देखा जाए तो 3 दशकों तक अमेरिका ने क्षेत्र पर अधिक ध्यान नहीं दिया और ये सैन्य, नौसैनिक और राजकोषीय नियमों के माध्यम से शासित होता रहा। फिर 1884 में अमेरिका ने क्षेत्र में एक नागरिक सरकार की स्थापना और खनन कानून भी लागू किया। दोस्तों, कुछ टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि अलास्का सेवार्ड की मूर्खता है और इसीलिए इसे सेवार्ड्स फॉली कहा जाता था, जिसकी वजह यह थी कि सबको ही लगता था कि अमेरिका ने एक वर्थलेस टेरिटरी को परचेज किया है। लेकिन 1896 में यूकोन को अलास्का में सोने के भंडार मिले और फिर क्रमिक अन्वेषण से बड़े पैमाने पर खनिज संसाधनों की खोज हुई और इस सोने की खोज ने सब कुछ बदल दिया। ये सोने के भंडार ग्लोंडाइक गोल्डफील्ड के प्रवेश द्वार के रूप में काम करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलास्का के सामरिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया था और 3 जनवरी 1959 को उसे राज्य का दर्जा मिला। दोस्तों, ये तो हमने देख लिया कि रशिया की अलास्का को बेचने की क्या मजबूरी थी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये पूछता है कि आखिर यूएस ने अलास्का को खरीदा क्यों। देखिए, यूएस में कहानी तब शुरू होती है जब यूएस एक्सपेंशनिज्म के घोड़े पर सवार था। आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के वक्त यूएसए केवल नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड पर ही सीमित था, जो 13 फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज के एमालगमेशन से बना हुआ था। लेकिन 1803 में यूएसए ने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की शुरुआत की, जब थॉमस जेफरसन ने फ्रांस से $15 मिलियन में लुइसियाना को खरीदा। दोस्तों, 1800 में फ्रांस ने किंगडम ऑफ एरिट्रिया के बदले स्पेन से लुइसियाना को प्राप्त किया था। लुइसियाना गल्फ ऑफ मैक्सिको के तट पर पड़ने वाला यूएस का एक साउथ ईस्टर्न स्टेट है, लेकिन इस वास्ट, फॉर अवे और रिलेटिवली लेस नोन टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना उसके लिए काफी डिफिकल्ट प्रूव हो रहा था। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के हाथों लुइसियाना को हार जाने के डर के चलते फ्रांस ने इस रीजन को यूनाइटेड स्टेट्स को बेचने का फैसला किया और इस परचेज ने अमेरिका की टेरिटरी को डबल कर दिया। ये लैंड मिसिसिपी रिवर से रॉकी माउंटेन्स और गल्फ ऑफ मैक्सिको से कैनेडियन बॉर्डर तक थी। टेक्सास ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। देखा जाए तो ये वही रीजन था जहां पर मेनली यूनाइटेड स्टेट्स के सेटलर्स रहते थे। आप देखेंगे तो 1835 में वॉर के बाद रिपब्लिक ऑफ टेक्सास एग्जिस्टेंस में तो आ गया, लेकिन 1845 में ही यूएस ने उसको अपने में शामिल कर लिया। लेकिन दोनों के बीच बाउंड्रीज ठीक तरीके से डिफाइन न होने के चलते दोनों कंट्रीज वॉर में एंगेज रहीं। देखा जाए तो इस एनेक्सेशन के बाद शुरू हुए बॉर्डर डिस्प्यूट ने 1846 में और 1848 तक यूएसए इसमें विक्टोरियस हुआ। वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ ग्वाडालूप हिडाल्गो के तहत मैक्सिको ने अपनी टेरिटरी का लगभग आधा लैंड यूएसए को दे दिया, जिसमें स्टेट्स ऑफ टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको और एरिजोना, नेवाडा, यूटा व कोलोराडो के साथ व्योमिंग के कुछ हिस्से शामिल हैं। दोस्तों, 1846 में यूएसए ने ब्रिटेन से ओरेगन कंट्री को भी अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया। आप देखेंगे तो यूएसए के फ्यूचर एक्सपेंशंस में सबसे इंपॉर्टेंट थे कैलिफोर्निया और उसके आसपास के इलाके जैसे कि नेवाडा, क्योंकि यहाँ पर 1948 में जेम्स मार्शल ने मेजर गोल्ड रिजर्व्स डिस्कवर किया, जिसने कैलिफोर्निया को एक मेजर इकोनॉमिक सेंटर बना दिया। 1849 तक अमेरिका खुद को ठीक ठाक तरीके से एक्सपैंड कर चुका था और फाइनली 1866 में रशियन एम्पायर ने ब्रिटेन के डर के चलते उसकी टेरिटरी अलास्का को यूएस को बेच दिया। दोस्तों, जिस अलास्का परचेज को यूएस में फुलिशनेस कहा जा रहा था, वो असल में गोल्ड, फर और फिशरीज के अलावा ऑयल और गैस का एक मेजर रिजर्वायर था। द स्मिथसोनियन के मुताबिक इसने न केवल 370 मिलियन एकड़ अधिकांश प्राचीन जंगल तक पहुंच हासिल की, बल्कि इसे व्हेल तेल, फर, तांबा, सोना, लकड़ी, मछली, प्लेटिनम, जस्ता, सीसा और सैकड़ों अरब डॉलर भी प्राप्त हुए और राज्य में संभवतः अरबों बैरल तेल भंडार हैं, जिसके चलते 2015 से 2019 के बीच अलास्का यूएसए के लिए 5th लार्जेस्ट ऑयल का सोर्स रहा। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी अलास्का के सेल और परचेज की। लेकिन अब आखिरी सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में पुतिन अलास्का को वापस लेना चाहते हैं। हालांकि स्नोप्स ने इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के हवाले से कहा कि देखिए, क्रेमलिन सॉफ्ट पावर तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपनी दावा की गई संपत्ति की सुरक्षा का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, ऐसे में फिलहाल भले ही इस न्यूज को रद्द कर दिया गया हो, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन के माइंड में इस टेरिटरी को लेकर कोई भी विचार आ सकता है। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है? हमें इसका जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।